Okay, so today we have to complete that second and the last part of the cell division, and that is meiosis. ना माइटोसिस हमने लास्ट टाइम कर दिया था, अब है meiosis कंप्लीट करना है, राइट? ओके, सो यू रिमेम्बर द बेसिक्स. माइटोसिस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो याद है अच्छे से, राइट? देयर आर टू मेन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस. एंड कैरियोकाइनेसिस के कितने स्टेजेस हैं? 4. 4 स्टेजेस. ओके, एक सेकंड होल्ड करना. हाँ. ठीक है, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद meiosis ना. माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एंड कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. उसके 4 स्टेजेस, राइट? ओके, सो माइटोसिस meiosis का डिफरेंसेस भी था. यू रिमेम्बर दैट प्रॉपर्ली कि बेसिक डिफरेंस क्या है माइटोसिस में? वी कॉल इट एज एन इक्वेशनल डिवीजन, राइट? एंड meiosis में क्या बोलते हैं हम उसको? रिडक्शनल डिवीजन, राइट? एंड यू आर अवेयर अबाउट डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, उसके मीनिंग्स याद है अच्छे से, है ना? ओके, ठीक है. अभी ये जो डेथ ऑफ द सेल है, दिस वी विल कम एट द एंड. पहले हम लोग meiosis के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, नाउ दिस meiosis, इसका जो वर्ड है, दैट वाज कॉइन्ड बाय दिस पर्सन कॉल्ड जे.बी. फार्मर. नाम फार्मर है बट उसका नाम है वो, ठीक है? जे.बी. फार्मर इन 1905, ठीक है? एंड meiosis का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस टेक्स प्लेस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. ओके, एंड बिकॉज meiosis करने का एक ही रीजन है, इट हैज टू प्रोड्यूस द gametes. ओके, नाउ हाउ डू यू डिफाइन अ गैमेट? गैमेट का मीनिंग क्या है? which are help in reproduction. They help. Okay, they actually take part, right? Yeah. Yes. So gametes को हम लोग बोलेंगे they are reproductive cells, also called as the sex cells, produced in the reproductive organs as a result of meiosis. But important word है, they are haploid cells, because gametes are always haploid, produced by meiosis. ठीक है? So when two gametes will fuse, there is a diploid zygote produced. उसको हम fertilization बोलते हैं. Right, so basically in any organism whenever there is sexual reproduction, उसका principle यही होता है कि there is one male parent, one female parent having the respective sex organs in which the respective gametes are produced. Okay, तो दोनों parents में जब gamete production होता है, that is by the process of meiosis. Okay, and why it is called as a reductional division? Because the number of chromosomes is reduced to half. So normally the cells which are involved in meiosis, they are diploid. So that's why the gametes produced are haploid. So इसलिए reductional division is a very important. Okay, and those cells which undergo meiosis, उनको बोलते हैं meiocytes. Okay, the word cyte means cells. ठीक है? So when one diploid cell undergoes meiosis, there are 4 haploid daughter cells produced. माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बने थे? माइटोसिस में 2. 2. meiosis में 4, ठीक है? एंड माइटोसिस में कैसा है? देयर इज ओनली वन कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय वन साइटोकाइनेसिस. But meiosis is divided broadly into 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, meiosis 1 जो है, that is the actual reductional phase. ठीक है? तो जैसे लास्ट टाइम मैंने कैसा फ्लो चार्ट दिखाया था, meiosis 1 is divided into karyokinesis 1 followed by cytokinesis 1, right?
उसमें कैरियोकाइनेसिस 1 जो है that is divided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. नाम वही है, बस 1 लगा दिया, meiosis 1 है, राइट. अभी जो प्रोफेज 1 है meiosis का, that is divided into 5 सब stages. ये डिटेल्स 10th स्टैंडर्ड में नहीं था ना. हाँ, नहीं, बट इतना नहीं. आपने ऐसा थोड़ा थोड़ा सिखाया था, राइट, लाइक चार्ट दिया था आपने. एग्जैक्टली. बिकॉज सिर्फ नाम जान के क्या करना है ना, पढ़ना तो ही डिटेल. हाँ. तो प्रोफेज 1 में देयर आर 5 सब स्टेजेस. यू हैव लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. इसी ऑर्डर में याद रखना. ओके, दैट इज अंडर प्रोफेज 1. पूरे मियोसिस में सबसे ज्यादा जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है वो प्रोफेज 1 है, क्योंकि इसके बाद जो एनाफेज 1, टीलोफेज 1, दैट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस. एंड जो मियोसिस 2 है, इट इज अगेन वेरी सिमिलर टू माइटोसिस. ओके, तो बाकी सारे स्टेजेस में इतना कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू द माइटोसिस इटसेल्फ. बट जो प्रोफेज 1 है, ये स्पेशली मियोसिस और माइटोसिस को डिफरेंट करते हैं. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि मियोसिस 1, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. अब यहाँ पे देख, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या जो मियोसिस 1 है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोटिपिक डिवीजन. ओके, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, राइट. So when you say heterotypic division, that means the cells which are produced are different from the parents. Okay, and जो second meiotic division है या meiosis 2, उसको बोलते हैं homotypic division, because the daughter cells produced are exactly the same as the parents. Okay, so अभी meiosis 1 में क्या हो रहा है? It is given क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट हो जा रहा है डॉटर सेल्स इन मियोसिस 1, इसलिए उसको हेटेरोटिपिक करके देते हैं. These are all probable questions of give reasons कि why meiosis 1 is called as heterotypic division. Okay, so prophase 1, see overall ultimately it's a prophase, and mitosis के prophase में क्या हुआ था हमने देखा था, बिफोर द सेल इज एंटरिंग इनटू अ प्रोफेज, वो जब इंटरफेज में है. ओके, सेल साइकिल याद कर, G1, S एंड G2 है ना. तो G1, S एंड G2 जब इन फेजेस में है वो, सो इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू एंटर इनटू द डिवीजन फेज, राइट. सो व्हेन इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू एंटर द डिवीजन, तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर there are this chromatin network present. That chromatin network starts condensing to give chromosomes. Nuclear membrane will start disappearing. Nucleolus will start disappearing. Right? Spindle fiber formation will begin. So these are the general events that take place in a prophase. अभी यहाँ के प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस है, मतलब यू कैन इमेजिन कितना लंबा ड्यूरेशन का है ना. सो फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन. हर एक के लिए ना की वर्ड्स याद रखने. व्हेन यू से लेप्टोटीन, रिमेंबर थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ रहा है. Why the volume of the nucleus will increase? Because for the division to take place, there is a surface area required. तो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कंजेस्टेड में नहीं होगा, तो बढ़ना है उसको खुला मैदान चाहिए. ओके, एंड जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, दैट टर्न्स इनटू क्रोमोसोम्स, कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स जो है वो एकदम लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड नजर आएंगे. ओके, सी द डायग्राम. लेप्टोटीन ऐसे थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स दिखेंगे. ओके, ऐसा की स्टेजेस याद रखना है, बाकी सारी चीजें सेल में नहीं देखना है इन द डायग्राम, बिकॉज दे ऑल रिमेन द सेम, राइट.
तो लेप्टोटीन में कैसा हो रहा है? यू कैन सी द थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स. नाउ टेल मी, यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ब्लू कलर में और रेड कलर में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ब्लू कलर में मेल पेरेंट सेल्स है और रेड कलर में फीमेल. Correct. और इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. इट्स लाइक हाँ. दो कलर्स हैं, तो एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक मैटरनल क्रोमोसोम. कलर यू कैन डिसाइड, डजंट मैटर. ओके, बस वो सिग्निफाई क्या कर रहे हैं कि एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल. बिकॉज अभी हम लोग यहाँ जो लेप्टोटीन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स द सेल इज स्टिल इन अ डिप्लॉयड स्टेज. टू सेट्स है, तो वन सेट इज फ्रॉम वन पेरेंट, अनदर सेट इज फ्रॉम अनदर पेरेंट. तो वो दिखाने के लिए दो कलर दिखाए. ओके, सो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? यू कैन सी थ्रेड लाइक coiled structure of the chromosomes. ठीक है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ बुके स्टेज, कि जो क्रोमैटिन्स है, जो क्रोमोसोम है, वो एकदम ऐसा बुके टाइप अपीयरेंस लेगा. यू नो व्हाट इज अ बुके? ओके, तो एंड सेंट्रोजोम करके होता है सेल के अंदर. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन सेल ऑर्गेनाइजेशन, बट यू नो वेरी वेल सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रियोल्स which are involved in production of the spindle fibers. तो सेल्स के दोनों एंड में जहां सेंट्रोजोम रहेंगे, द क्रोमोसोम विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दैट साइड. मतलब वो सेंट्रोजोम्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ओके, एंड उसका जो सेंट्रियोल्स है वो भी डिवाइड होकर दोनों अपोजिट पोल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, विच यू सॉ इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. ठीक है. तो लेप्टोटीन में बेसिकली मेन की क्या है कि द थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड अपीयरेंस ऑफ द क्रोमोसोम्स, एंड इन बिटवीन देयर इज आल्सो अ बुके स्टेज. ये लेप्टोटीन में याद रखना. ठीक है. थ्रेड लाइन ये एकदम यू कैन इमेजिन. सी अभी स्टेजेस तो हमने ऐसे डिजाइन किया ना कि ये स्टेज वो स्टेज, बट सेल के अंदर एकदम कंटिन्यूटी में हो रहा है. राइट. तो बिगिनिंग स्टेज कैसा दिख रहा है? थ्रेड लाइक. ठीक है. वेर यू कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैटर्नल एंड द मैटरनल क्रोमोसोम्स. ओके. अब आएगा जाइगोटीन. ठीक है. जाइगोटीन का डायग्राम देख कैसे क्या दिख रहा है इसमें? Yeah, see this. There's a very slight difference between leptotene and zygote. थोड़ा सा सीधा हुआ है, कॉइल से कर्ली हुआ. Yes, coiled था, अब वो थोड़ा what you can say separate हो रहे. Right? सीधा हो गया. Very good. मस्तीखोर था ना बहुत. Yeah. Okay. So separate हो गए. And the other thing is that maternal and paternal chromosomes है. Right? So it's like there are two set. So chromosome number 1 of maternal, chromosome number 1 of paternal, they come together form a pair. अभी जैसे ह्यूमन बींग्स के सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट है ना. तो मतलब ऐसा समझ ले कि सब लाइन में अरेंज है. तो एक मैटरनल का नंबर 1, पैटर्नल का नंबर 1, वो दोनों साथ में आ गए. मैटरनल का नंबर 2, पैटर्नल का नंबर 2 साथ में आ गया. मतलब पेयरिंग हो गई. एंड पेयरिंग कैन नॉट हैपन बिटवीन एनी टू क्रोमोसोम्स. ठीक है. बिकॉज वो डबल सेट में रहते हैं, तो एक का क्रोमोसोम और उसी का होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द अदर पेरेंट वो हमेशा साथ में आएंगे. तो दैट इज द वन व्हिच हैपेंस इन जाइगोटीन. देयर इज इंटीमेट पेयरिंग. एंड पेयरिंग किसका हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम मींस व्हाट? डिफरेंट. नहीं, सेम. होमो है ना. होमो मतलब सेम. हाँ, सेम. ओके. होमो का मतलब है सेम एंड लोगस मींस लोकस. ज्योमेट्री में लोकस करके वर्ड पढ़ा है? नहीं. नहीं. लोकस का मतलब है पोजीशन. ओके. तो कैसा होता है? सी दिस वे. क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है? डीएनए. डीएनए. एंड डीएनए कंटेन्स
डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हाँ एडेनाइन गुआनाइन। अच्छा, अभी मेरा हुआ ही नहीं, फर्स्ट डोज भी बाकी है मेरा, का स्टॉक ही नहीं आ रहा है ना कहीं पे, पापा का सेकंड डोज है करके मैंने सोचा फिर करा देते हो जाएगा। वहाँ पे था ना, लाइक कौन से तो बोल रहे सावित्री बाई फुले में हाँ वो मिलेगा। एक ही है, बट अभी पेड वाला क्यों ना, मेरा मेरा कोई अर्जेंसी तो नहीं है कॉलेज वगैरह जाने का ऐसा, हाँ, तो इसलिए मैं रुका हूँ, देखते हैं कौन सा। ओके, सो होमोलोगस क्रोमोसोम में बता रहा था, है ना। तो कैसा होता है, देख सी दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में होता है डीएनए, इसका क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी हाईली कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम में डीएनए होता है, मतलब इट्स नॉट लाइक अ रिफिल इनसाइड अ पेन, ऐसा पूरा बना हुआ है क्रोमोसोम उसी का, ठीक है। एंड डीएनए इज कंसिस्टिंग ऑफ जीन्स, तो जैसे ये क्रोमोसोम है उसमें डीएनए है, तो ये एक जीन हुआ, ये दूसरा जीन, ये तीसरा जीन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक डीएनए में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स, और एंटायर डीएनए कैन बी वन जीन आल्सो। तो ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। नाउ सपोज दिस इज वन जीन, ठीक है, से इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा जीन बता सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर, द स्टाइल ऑफ द हेयर, स्ट्रेट हेयर है कि कर्ली हेयर है, ऐसा, ठीक है। तो ये उसका जीन है सपोज। अब ये मैटरनल क्रोमोसोम में ऐसा है, अब इसी का करस्पॉन्डिंग पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, हाँ, करेक्ट। तो पैटर्नल क्रोमोसोम में भी सेम जीन्स सेम पोजीशन पे रहेंगे, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में सपोज दिस इज द 11th क्रोमोसोम, तो पैटर्नल का भी 11th क्रोमोसोम रहेगा, उसी में भी उतने ही नंबर ऑफ जीन्स होंगे, उसके इस पर्टिकुलर जीन में भी वही कैरेक्टर कोड होगा, स्टाइल ऑफ द हेयर। तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें जीन्स आर एट द सेम लोकेशन, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन इट इज द सेम क्रोमोसोम नंबर, दूसरे क्रोमोसोम नंबर में रहेगा तो ज्यादा, बिकॉज देयर इज नो चांस कि जीन्स भी सेम रहेंगे और सेम लोकेशन पे भी रहेंगे। समटाइम्स द जीन्स कैन बी प्रेजेंट ऑन मोर देन टू क्रोमोसोम्स आल्सो, बट लोकेशन डिफरेंट रहेगा तो वी डोंट कॉल इट होमोलोगस, ओके। अभी एक क्रोमोसोम का दो सिस्टर क्रोमैटिड बनते हैं, लास्ट टाइम बताया था, हाँ, है ना। तो अभी ये दो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए एक क्रोमोसोम का, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड हो गए दूसरे क्रोमोसोम का, ठीक है। तो अभी सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी, तो ए बी एंड सी डी आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट बी एंड सी आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उनका पेयरिंग मतलब होता पीसी पेयर हो जाता है। है, यस, ओके, बी सी या तो ए डी, हम्म, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग। अभी समझा, हम्म, ये वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ जा, सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। एंड होमोलोगस एंड जो होमोलोगस नहीं रहते उनको हेटेरोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, बट दैट डजंट मैटर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे होमोलोगस मीनिंग का समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये जो पेयरिंग हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। ये जो पेयरिंग हो रहा है उसको बोलते हैं सिनैप्सिस, ठीक है। एंड पेयरिंग होने के लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। क्रोमोसोम को बराबर समझना है, सेम जीन्स वाले होमोलोगस एंड उसमें भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स क्रिएटेड जिसको बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये सब वर्ड्स याद रखना है। जाइगोटिन में क्या हो रहा है, देयर इज अ पेयरिंग बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स which is called synapses, and each such pair consists of one maternal and one paternal. Now you know this, है ना, बिकॉज मैटरनल मैटरनल के बीच में पेयरिंग होके कोई मतलब नहीं है ना,
दोनों पैटर्नल और मैटरनल के बीच में पेयरिंग होना चाहिए, राइट। एंड सच क्रोमोसोमल पेयर्स उनको बोलते हैं या तो बाइवैलेंट्स और टेट्राड्स। ओके, बाइवैलेंट्स बोलते हैं या तो टेट्राड्स बोलते हैं। बाई मतलब 2, टेट्रा मतलब 4, बिकॉज एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाते हैं, इसलिए 4 तो टेट्राड। एंड पूरा क्रोमोसोम कंसिडर किए तो 2, तो इसलिए बाइवैलेंट। दैट वे यू कैन रिमेम्बर। समझा इन वर्ड्स का मीनिंग? ओके, जाइगोटिन में क्लियर है प्रॉपरली? तो कंफ्यूजन ज्यादा कर कहाँ होता है पता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन घुमा फिरा के देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज पैचिटीन, दिस इज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट स्टेज। ओके, बिकॉज यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो हो रहा है that is called as recombination, also called crossing over. Okay, there is a crossover or a recombination taking place in this. Okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डायग्राम में भी देखो, पेयरिंग हो गया था जाइगोटिन में, है ना। यू कैन सी ये रेड और ब्लू देख कैसे पेयरिंग हो गया, है ना। जब पेयरिंग हो गया तो इट्स लाइक वन मैटरनल क्रोमोसोम वन पैटर्नल क्रोमोसोम, इनका पेयरिंग हुआ है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि अल्टीमेटली ये जो मियोसिस हो रहा है इट इज फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। अब जो गैमेट है, ठीक है, कैन सी लाइक दिस कि सपोज देयर इज अ पेरेंट ए एंड अ पेरेंट बी, ठीक है। अब ये जो पेरेंट्स हैं इनके सेल्स में देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट जो इनके 2 पेरेंट्स से आए थे। सिमिलरली इन दिस बी ऑल्सो, इनके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जो इनके 2 पेरेंट्स हैं। अब इसके गैमेट्स बनेंगे और इसके गैमेट्स बनेंगे जो फ्यूज करेंगे। सो देयर शुड बी अकरेंस, मतलब ए के जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके दोनों के कैरेक्टर एक गैमेट में जाने चाहिए। बी के जो 2 पेरेंट्स हैं उनके दोनों के कैरेक्टर बी वाले गैमेट में जाने चाहिए। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ 3 जनरेशंस, यू कैन इमेजिन। समझ रहे हैं? ए के पास जो ए का मेल पेरेंट ए का फीमेल पेरेंट दोनों के सेट्स है क्रोमोसोम्स के, बट यार सेपरेटेड सेट, मतलब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है। तो अब गैमेट ये जब ए का बनेगा तो इसमें अगर कोई एक सेट में से क्रोमोसोम जाएगा तो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर इस गैमेट में नहीं जा रहा। तो नेचर ने कैसे डिजाइन किया इसको कि इनका आपस में क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन हो जाए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि अभी जैसे ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ओके। तो अ पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोम, okay, will be replaced with the other one. मतलब दोनों क्रोमोसोम में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक्सचेंज करके नया क्रोमोसोम्स बनेगा। तो क्या हो जाएगा, एक हाइब्रिड क्रोमोसोम जैसा बनेगा जिसमें मैटरनल जीन्स भी रहेंगे पैटर्नल जीन्स भी रहेंगे। तो मतलब ये जो गैमेट बन रहे हैं इसमें ये दोनों पेरेंट्स के जीन्स आ रहे हैं। ये जो गैमेट बन रहे हैं इसमें इनके दोनों के पेरेंट्स के जीन्स आ रहे हैं। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इट विल बी लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीन्स। अभी समझा? तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, क्या हुआ? ये मतलब वो मतलब ग्रैंडफादर के जैसे भी कोई कोई एग्जैक्टली, हाँ। इसीलिए मतलब कभी जब इंडिविजुअल्स होते हैं तो मेनी टाइम्स यू आर वेरी सिमिलर टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज वो जीन्स वहां से है ना अल्टीमेटली। एंड ये हर जनरेशन के लिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो मतलब नेचर ने कितना अच्छे से डिजाइन किया देखना कि सपोज ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या होता फिर,
पेरेंट का कोई एक पेरेंट के ही जीन्स गैमेट्स में आते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहे। Okay, there is a shuffling or the mixing up of genes. Mixing or shuffling हो जाने की वजह से the new offspring that is created has got a different variety or variations in the characters. तो नेचर और इवोल्यूशन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इट्स लाइक यू नो प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते 52 का सेट आप है, करेक्ट? So while playing, suppose there are 4 or 5 of you who are playing, sitting to play the playing cards. तो जब कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम लोग को पीसते हैं ना, हाँ, क्यों पीसते हैं? वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। हाँ, तो उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यू डोंट नो कि विच प्लेयर इज गेटिंग विच कार्ड। यही फेनोमेनन यहाँ पर भी है कि पैचिटिन में क्या कर रहे हैं, पीसने का काम कर रहे हैं। ओके, किसका पीस रहे हैं? जीन्स पीस रहे हैं, so that गैमेट में कौन से जीन्स जाएगा, इट्स अ टॉप सीक्रेट। एंड जब फ्यूजन होगा, नेक्स्ट जनरेशन तैयार होगा, तब पता चलेगा। इसलिए जब इंसानों में ऐसा होता है ना कि जब नया बच्चा पैदा होता है किसी कपल को, तो बाकी रिलेटिव्स आकर बच्चे को पहले ही दिन देख के बोलते हैं ना, इसके नाक तो इसके माँ हाँ, के जैसा है, इसके गाल तो इसके लेकिन जैसा है, पहले दिन कुछ नहीं समझता वो, एकदम मंथ के बाद तो सब समझ। एक जैसे ही दिखते हाँ, हैं। बट समटाइम्स सम फीचर्स आर वेरी प्रोमिनेंट, राइट? तो अल्टीमेटली उस टाइम पे क्या है, ये जेनेटिक्स है कि नहीं? अल्टीमेटली पेरेंटल जीन से ही आया है ना? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। उसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन या शफलिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है? यू कैन सी रेलवे क्रॉसिंग कैसा रहता है, एक पटरी से दूसरे हाँ, पटरी में जाना होता है, वैसे नजर आता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिमेंबर दैट। ओके, एंड ये जो क्रॉस जैसा फॉर्मेशन नजर आ रहा है उसको बोलते हैं कायस्माटा। दैट क्रॉस लाइक फॉर्मेशन व्हिच अकर्स, वो जो नजर आ रहा है उसको बोलते हैं कायस्माटा। ओके, तो पैचिटिन में मेनली क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्रोमैटिड्स की तरह सेपरेट होगा, स्टार्ट होगा, एंड देन देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ जीन्स। तो एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स नजर आएंगे, एंड दे विल रिमेन अटैच्ड एट द पॉइंट, क्रॉस जैक फॉर्मेशन बनेगा जिसको बोलेंगे कायस्माटा। कायस्माटा में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम का जो ब्रोकन सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे कि एक तू ले और एक मुझे दे। That's called as crossing over. Non-sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over is also called recombination because new genes, new chromosomes are created by combination of new genes. ठीक है, तो एग्जाम में जैसे गिव रीजन का या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आएगा कि पैचिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 इज वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो ये वाला रीजन। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर वर्ड डालना है बिकॉज दैट लीड्स टू वेरिएशंस, and when it is variation, the next generation is better adapted to the environmental conditions, and that's how evolution takes place. Natural selection वगैरह ऑपरेट होता है। ठीक है, तो मतलब नेचर ने कैसे डिजाइन किया देखना, ये यूनिवर्सली फॉर ऑल द स्पीशीज हो, ये सिर्फ इंसानों में या ऐसा कुछ नहीं, ऑल स्पीशीज विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनके गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये प्रोसेस होता ही है। सो नेचर इज ensuring that the genes which are passed on to the next generation are better and are different, यानी different combination, genes वही रहते हैं, combination अलग रहते हैं, that is called पैचिटिन। ठीक है, तो पैचिटिन में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, यू कैन सी इट इज अपीयरिंग लाइक अ क्रॉस। अब क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद डिप्लोटिन नेक्स्ट स्टेज जो है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो गया तो देयर विल बी रिपल्शन। रिपल्शन मतलब दे विल नाउ सेपरेट, बिकॉज हो गया ना क्रॉसिंग ओवर, ऐसे ही नहीं रह जाना है उसको, तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग, एंड उसको बोलते हैं डी सिनेप्सिस।
ओके जो एक बॉन्ड था जिसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में बना हुआ था, बिकॉज ऑफ विच द सिनेप्सिस टुक प्लेस एंड क्रॉसिंग ओवर टुक प्लेस, नाउ दैट बॉन्ड स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, इसलिए उसको बोलते हैं डिप्लोटीन। तो धीरे 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 जो ऐसे पहले क्रॉस था वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो, तो दैट्स अ वेरी ट्रांजिशन स्टेज इन बिटवीन, जिसको डिप्लोटीन करके बोलते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डी सिनेप्सिस। तो ऑलमोस्ट यू कैन से जाइगोटीन और डिप्लोटीन में डिफरेंस हो रहा है, पूरी तरह से नहीं, बिकॉज जाइगोटीन में पेयरिंग हो रहा है, डिप्लोटीन में पेयरिंग सेपरेट नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट दैट द क्रॉसिंग ओवर इज नाउ सेपरेटेड। ओके, एंड देन डिप्लोटीन इज फॉलोड बाय डायकाइनेसिस, जिसमें की वर्ड याद रखना है टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर ऐसे हुआ, ओके डिप्लोटीन में सेपरेट होने को स्टार्ट हुए, टर्मिनलाइजेशन मतलब दे आर अटैच्ड ओनली एट द एंड्स, टर्मिनल पोर्शन। Okay, so terminal chiasmata remains like that till it enters the next stage, because ये पूरा प्रोफेज 1 यहाँ खत्म हो रहा है, डायकाइनेसिस ना, प्रोफेज 1 के 5 स्टेजेस है। तो by this time what has happened, nucleolus disappear, nuclear membrane disappears, spindle fibers are ready, ये सब प्रोफेज के पार्ट है, वो हो रहा है साइमल्टेनियसली। उसके साथ साथ डायकाइनेसिस में दे आर सेपरेटिंग, एंड में तक आ गए, दैट इज टर्मिनलाइजेशन। ओके तो chiasmata जो है that has reached towards the ends of the chromosomes। तो पांचों स्टेज समझा अच्छी तरह से। हाँ, ओके तो लेप्टोटीन में क्या याद रखना है, थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड क्रोमोसोम्स, इन बिटवीन देयर इज अ बुके स्टेज। ओके जाइगोटीन में पेयरिंग, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड साइनेप्सिस, एंड जो पेयर्स बन रहे हैं उसको बोलते हैं बाइवैलेंट्स और टेट्राड्स। ओके पैचिटीन में इंपॉर्टेंट क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ chiasmata एंड shuffling or exchange of genes between non-sister chromatids of homologous chromosomes, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। ओके डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, रिपल्शन, क्रॉसिंग ओवर एज कंप्लीटेड, repulsion, desynapsis, disappearance of synaptonymal complex, and dikinesis when the chiasmata reaches the ends of the chromosome, now called terminalization, because it is the end of the prophase, so nucleolus and nuclear membrane disappears, spindle fibers starts to appear। तो meiosis का जो सबसे मेजर पार्ट था that we have seen। ओके अच्छी तरह समझा प्रोफेज 1 meiosis 1, हाँ, राइट इसके आगे तो फटाफट है, सेम है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंट। ओके तो वी आर स्टिल इन meiosis 1, अब है मेटाफेज 1। तो बेसिक पॉइंट्स रिमेन द सेम, कि ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड टुवर्ड एट द इक्वेटर। ठीक है, लार्जर क्रोमोसोम्स ऑन द साइड्स, स्मॉलर वंस टुवर्ड्स द सेंटर, कनेक्टेड टू द सेंट्रोमियर्स बाय द स्पिंडल फाइबर्स। बट अभी जो क्रोमोसोम्स हैं, यू कैन से दे आर द रिकंबाइंड क्रोमोसोम्स, इसलिए यहाँ पे देखना कलर डिफरेंस दिख रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है ना। तो कोई रैंडमली कोई डायग्राम नजर आया तो कैसे पहचानना है कि यह मेटाफेज 1 है या मेटाफेज 2 है या माइटोसिस का मेटाफेज? जिस मेटाफेज 1 में से कलरफुल क्रोमोसोम्स कलर तो रहेंगे। यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, बट यू विल सी टू हाँ, डिफरेंट, रिकंबाइंड नजर आएगा, हाँ, हाँ, है ना। तो यहाँ पे देखना ये क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल ये पूरा ब्लू है, बट एक छोटा सा हिस्सा येलो है, एंड उसके साथ वाले में देखना पूरा येलो है, छोटा सा हिस्सा ब्लू है, तो वो येलो एंड ब्लू का एक्सचेंज हुआ है, एंड सेम वन यहाँ ग्रीन और रेड के बीच में, तो इसलिए इसको मेटाफेज 1 बोलते हैं। ओके तो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, एंड देन दिस विल कंटिन्यू टू एनाफेज 1। ओके तो एनाफेज 1 में क्या होगा,
माइटोसिस के एनाफेज में क्या हुआ था? वो सब वो फूल के पास जाते हैं। तो दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग। हाँ। अभी हम लोग मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। दैट मीन्स द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। तो जो एक्चुअल रिडक्शन हो रहा है दैट इज टेकिंग प्लेस इन एनाफेज 1। स्पिंडल फाइबर्स हैं जो सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है, वो पुल करते हैं दोनों साइड से। जैसे ही मेटाफेज में सेट हो गया और द प्लेयर्स आर रेडी, देन देयर विल बी रेडी स्टेडी फ्लो। ओके, ऑल द सेंट्रोमियर्स विल बी पुल्ड। उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। दैट्स कॉल्ड एज डिसजंक्शन। ओके, अब यहाँ जो डिसजंक्शन हो रहा है, रिमेंबर एनाफेज 1 है। ओके, तो two sister chromatids of each chromosome, they do not separate. दो क्रोमोसोम्स कनेक्टेड थे, सेपरेट हो गए, एक ऊपर गया एक नीचे आ गया। दैट्स द रीजन इट इज बिकमिंग हैप्लॉइड फ्रॉम डिप्लॉइड। बट एक एक क्रोमोसोम के जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो साथ में ही रहेंगे, वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है, बिकॉज ईच क्रोमोसोम इज हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमोसोम्स आर गेटिंग सेपरेटेड बट नॉट द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एनाफेज 1 के लिए बहुत केयरफुली याद रखना है, बिकॉज सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन कब होगा? एनाफेज 2 में। सो दैट बिकॉज एनाफेज 2 में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहे ना, दैट इज इक्वेशनल, दैट इज सेम एज माइटोसिस। ओके, तो एनाफेज 1 समझा अच्छी तरह से? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, इट्स ओनली द क्रोमोसोम नंबर। अभी जैसे टोटल अगर सेल में 8 क्रोमोसोम्स हैं तो 4 एक पोल की तरफ, 4 दूसरे पोल की तरफ। तो इफ 8 वाज द डिप्लॉयड नंबर, 4 करके हैप्लॉइड सेपरेट हो, दैट इज एनाफेज 1। ठीक है, अब एनाफेज 1 के बाद दैट्स व्हाई इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ओके, सो नाउ सिस्टर क्रोमैटिड्स जो दोनों पोल की तरफ चले गए, ओके, ये देखना एनाफेज 1। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स दूसरे तरफ चले गए उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट, बिकॉज रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, इसलिए मियोसिस को हेटेरोटिपिक डिवीजन करके बोला जाता है। सो वन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स हैज अंडरगॉन रिकॉम्बिनेशन। एक सिस्टर क्रोमैटिड रिकम्बाइंड होगा, एक ओरिजिनल पेरेंटल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना रिकम्बाइंड क्रोमोसोम है, यू कैन सी वन फुल ब्लू एंड वन विद ब्लू एंड येलो बोथ। एंड यहाँ पर भी देखना एक फुल येलो और दूसरा येलो एंड ब्लू दोनों। तो मतलब एक सिस्टर क्रोमैटिड रिकम्बाइंड, एक ओरिजिनल। इट्स नॉट बोथ द क्रोमैटिड्स। समझ रहा है डिफरेंस? तो एनाफेज में ये सेपरेशन हो रहा है, बट द नंबर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। ओके, तो बेसिक सेम पॉइंट। अब यहाँ पे देखना एस्ट्रल रेस का मतलब है द स्पिंडल फाइबर्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रियोल्स। ओके, spindle apparatus you know, and some part of the spindle fibers are connected to the centromeres, and कभी कभी कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल में डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, नॉट टू द सेंट्रोमियर। उसको बोलते हैं इंटरपोलर फाइबर्स। ओके, एंड देन जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है उनको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। So there are two types of such fibers in the spindle apparatus. Okay, interpolar fibers connects one centriole to the other, and centriole से spindle fibers अगर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स। So anaphase में it is the chromosomal fibers which are pulled so that the chromosomes separate. ठीक है, anaphase 1 is clear.
राइट। अब टीलोफेज 1 तो वैसे ही हो गया, दोनों क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स में पहुंच गए, राइट। So when they reach both the poles, now what is happening? Again, then it is the opposite of prophase now. The nuclear membrane will start appearing, chromatin network will start forming. Two daughter nuclei are ready. It is the end of karyokinesis 1, right? So वैसे ही दिखेगा, nothing much significant. That is followed by cytokinesis 1. अब cytokinesis 1 मतलब दो haploid cells, correct? Two haploid cells will start separating now. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? There will be plant cell और animal cell दोनों में अलग है cytokinesis. तो plant cell अगर है तो क्या बनते हैं? दोनों में डिफरेंस दिखाया था। हाँ, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल प्लेट बनते हैं। हाँ, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट इज फॉर्म्ड इन द सेंटर एंड देन इट सेपरेट्स। एनिमल सेल में नहीं होता है, इसलिए वो लोग डायरेक्ट कंस्ट्रिक्शन, हाँ, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन और अ फरो, तो बाहर से अंदर सेपरेट करते हैं। दैट इज साइटोकाइनेसिस, सेम एज दैट ऑफ माइटोसिस। ओके, बट यहाँ पर अभी एक और चीज है, मियोसिस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज इनफैक्ट द एंड ऑफ ओनली मियोसिस 1, जिसमें एक डिप्लॉयड पेरेंटल सेल में से दो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स मिले, करेक्ट? नाउ दीज टू डॉटर सेल्स विल अगेन हैव टू अंडरगो मियोसिस 2। अब ये पेरेंटल सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 के लिए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर मियोसिस 1 देयर इज अ वेरी स्मॉल रेस्टिंग पीरियड और अ रेस्टिंग फेज, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। Okay, interkinesis मतलब the resting phase between meiosis 1 and meiosis 2. ठीक है, बिकॉज अभी इसके आगे फिर से डिवीजन करना है ना भाई। सी सेल को इतना रेस्टिंग वगैरह क्यों चाहिए? बिकॉज ये सब करने के लिए सेल रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी रहेगा तभी ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, क्रोमोसोम का पुलिंग होगा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनेगा। तो थोड़ा सा रेस्टिंग फेज होगा तो मेटाबॉलिकली इट विल बी एक्टिवेटेड अगेन and then it is able to enter into the next division. मतलब इमेजिन करो हम लोग इतना स्लो फेज में ये सब पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर कितना फटाफट हो रहा होगा, and so many times it takes place, correct? So now coming to the second meiotic division or the homotypic division, also called meiosis 2. Okay, this is exactly similar to mitosis. अब इसका शुरुआत हो रहा है दो हैप्लॉइड सेल से। Two haploid cells are dividing in the same way, giving rise to 4 haploid daughter cells. So there is no change in the chromosome number. इसलिए ये इक्वेशनल पार्ट हो गया एक्चुअली, एंड इज ऑल्सो होमोटिपिक बिकॉज जैसे दो हैप्लॉइड सेल्स हैं, द क्रोमोसोम नंबर, द क्रोमोसोम कंपोजिशन, everything remains the same in the daughter cells produced in meiosis 2. इसलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी सिमिलर एंड इट्स नॉट अ वेरी elongated stages also. तो इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रोफेज 2, ओके, दो क्रोमैटिड्स हैं। रिमेंबर एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, नॉट सेपरेटेड। तो अब प्रोफेज 2 में क्या होगा? दे विल अगेन कंडेंस बैक टू क्रोमोसोम्स, ओके, फिर से जो स्पिंडल फाइबर्स बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। The centrioles will divide, go to the opposite poles, they will form the asters, spindle fibers will be produced, again the nuclear membrane, nucleolus will start disappearing, the same things will continue. जैसे माइटोसिस में हुआ था वैसे, nothing significant. The only thing is that अब यहाँ पे जो chromosomes involved है, they are the chromatids, even the recombined ones. वो ध्यान में रखना, माइटोसिस में वैसा नहीं था, करेक्ट? Then coming to metaphase 2, यहाँ पे क्या होगा?
वही होगा ना, सेम थिंग, इक्वेटर में अरेंज हो गए, इक्वेटर में। इक्वेटर में है ना, देर आर इंटरपोलर फाइबर्स, chromosomal fibers, right? Bigger chromosomes on the sides and smaller ones in the center, right? Sister chromatids are attached to the spindle fibers, okay? And the cell is in a steady, मतलब it's a small phase, the cell is ready to separate out the chromosomes. वो हो गया, तो नेक्स्ट होगा एनाफेज 2। तो तो उसमें वो जुड़ एनाफेज, जाएगा। हाँ, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2 में डिफरेंस क्या है? Anaphase 1 में Yeah. sister chromatids have not separated. Anaphase 2 में now the chromatids are separating, but the chromosome number is not changing. ठीक है, तो the spindle fibers will pull the chromatids apart and the chromosomes will go to the opposite ends. Okay, then comes telophase 2. Same thing again. Chromosomes पहुंच गए, तो daughter chromosomes will uncoil, nuclear membrane will reappear, nucleolus will reappear, centrioles will come back to the place, spindle fibers are gone, the two further daughter nuclei are ready. तो ये दोनों haploid daughter cells meiosis 2 करते हैं, तो you get 4 haploid daughter cells. तो अब टेलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 भी होता है, साइटो सेम प्लेस, सेल प्लेट फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन, ओके, वो सब होगा। तो अब देखना यहाँ पे कैसे है, इफ दिस इज 1 2 3 एंड 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसमें से 2 डॉटर सेल्स ऐसे रहेंगे जिसमें देयर विल बी रिकम्बाइंड क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन वाला है जीन्स, एंड 2 डॉटर सेल्स ऐसे होंगे जिसमें रिकम्बाइंड क्रोमैटिड्स नहीं है, ये रिकम्बाइंड वाले, मतलब यू कैन इमेजिन, या कलर के हिसाब से अगर बोलूं तो ब्लू विथ अ येलो पार्ट, दिस वन, येलो विथ अ ब्लू पार्ट, दिस वन, फुल्ली ब्लू एंड फुल्ली येलो, दिस, समझ रहे हैं? तो 4 ऐसे गैमेट तैयार। अब इन चारों में से कौन सा गैमेट जाकर दूसरे गैमेट से फ्यूज करेगा, दैट इज अ बाय चांस अकरेंस। Getting it? Any one of these 4 can fuse with another gamete. तो अगर ऐसे जो रिकम्बाइंड क्रोमैटिड वाला गैमेट है, अगर इसने फ्यूज कर दिया दूसरे रिकम्बाइंड वाले के साथ, तो द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव जीन्स ऑफ 4 इंडिविजुअल्स। अगर ये नॉन रिकम्बाइंड वाला क्रोमैटिड है, दिस गोज एंड फ्यूजेस विद अ रिकम्बाइंड वन, सो देयर विल बी जीन्स ऑफ 3 इंडिविजुअल्स। Sometimes it's like you don't resemble your grandparents much, तो ये रीजन हो सकता है। Okay, sometimes the non-recombined one fuses with another non-recombined one, so gamete is, the zygote is having genes of only 2 parents. Any such random combination can take place. Okay, अब ये gamete formation है, so in the case of males there are thousands and millions of gametes produced, but in the females generally only one gamete is produced. So which of the male gamete fuses with the female gamete is a by chance occurrence. Which sperm will go and fuse with the egg? We can't say for sure. Getting it? But nature ने सारा तैयारी करके रखा है कि there is some percentage of the gametes which are having recombined genes. So that will lead to variation. Getting it? There is a small proportion where the non-recombined one will fuse with a non-recombined one. Still there is variation. ये meiosis का सबसे खास बात है। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है meiosis का, कि पहले गैमेट्स बनाते वक्त द प्लॉइडी नंबर reduces, diploid will become haploid, so that when 2 haploid gametes are fusing again, the next generation has got the same ploidy number as the parental generation. अगर ये रिडक्शन नहीं होता
तो एक जनरेशन 46 क्रोमोसोम्स, नेक्स्ट जनरेशन 92, उसके बाद 184, तो कहाँ तक जाता है ये? तो कोई स्टेबल नहीं रहता ना फिर। दैट्स वाई वो स्टेबिलिटी रखने के लिए कि हर जनरेशन में उस स्पीशीज के लिए क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, प्लॉइडी नंबर शुड नॉट चेंज, दैट्स द रीजन देयर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड इन माइटोसिस। अंडरस्टूड दिस? मजा आया मियोसिस? राइट? कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है बाय नेचर, है ना? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्विकली टेक अ लुक एट दिस, एंड कुछ और डाउट है तो पहले पूछ लें। ये देख मियोसिस 2 का स्टेजेस इधर दिखा है। See the recombined and the non-recombined ones. That's the way you are going to identify. Right? तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस भी समझा, ठीक है? एंड ये देख, जो हमने बताया ना कि मतलब प्लॉइडी नंबर अगर रिडक्शन होके बाद में वापस स्टेबल नहीं किया, तो इन दैट केस 46 का 92 हो गया, 184 हो गया, ऐसे फॉर्म्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उनको बोलते हैं मॉन्स्ट्रोसाइटिस, एबनॉर्मल फॉर्म्स, बट डजंट हैपन। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मियोसिस का कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक वेरिएशन। सो एवोल्यूशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है ना, ठीक है? दैट इज व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इज वेरी वेरी एफिशिएंट एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज असेक्सुअल में एक्सचेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, एग्जैक्टली पैरेंटल कॉपीज बन रहे हैं, क्लोन्स बन रहे हैं, सो द विगर ऑफ द जीन्स रिड्यूसेस। ओके, अभी देख यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है कि देर आर सर्टेन प्रोटीन्स इन द सेल, ओके, जैसे साइक्लिन्स और मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर और साइक्लोसोम्स, या कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। ये बहुत डिटेल स्टडी है, इतना डीप में मत जा, जस्ट अंडरस्टैंड, रिमेंबर द नेम्स। ओके, दीज आर सम प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ओके, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सेल साइकिल इन दिस टॉपिक कि एम फेज जो है सेल साइकिल का, उसमें या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेल। तो देयर इज समथिंग विद इन द सेल विच इज रेगुलेटिंग, मतलब सेल को कौन बोल रहे हैं कि माइटोसिस करना है कि मियोसिस करना है या नहीं करना है, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। दैट रेगुलेशन ऑफ द सेल साइकिल कि यू हैव टू बी इन दिस फेज, यू हैव टू एंटर इनटू दिस नेक्स्ट फेज, नाउ यू हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग, दैट रेगुलेशन इज इन द कंट्रोल ऑफ दीज एंजाइम्स। ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स जो होते हैं ये उस सबको कंट्रोल करते हैं। इसके बारे में बहुत इन डेप्थ स्टडी। ओके, तो हायर लेवल पे यू टेक अप बीएससी इन लाइफ साइंसेस और any biological subject, MSc level पे you can specialize on that, and there are people who are working researching on these proteins and enzymes also. ओके, तो ऐसे प्रोटीन्स पे काम करते हैं। पता चलता है कि अगर सेल इज एक्सपोज टू सम एनवायरमेंटल कंडीशन, सपोज से कुछ रेडिएशन आ गया, कुछ केमिकल आ गया, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड हाउ इट अफेक्ट्स द सेल साइकिल। So that can be a part of a cancer research, because कैंसर में क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, तो सेल साइकिल ही असर पड़ता है ना, तो उसके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं कि जिससे कुछ पता चले कि ट्यूमर फॉर्मेशन को रोक सकते हैं कि नहीं। 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स मैंने बताया था, ठीक है? तो ये सब उसके रिलेटेड है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज एंजाइम्स, ठीक है? जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, राइट? तो दैट फिनिशेस विद मियोसिस एंड इवन माइटोसिस, राइट? तो एक छोटा सा पार्ट जो था कि सेल ने इतना मेहनत किया, डिवाइड किया, डॉटर सेल्स बन गए, बट सेल मरता कैसे? डज अ सेल डाई? Yes. इट कैन डाई ना, Continue, madam. एक सेल का भी लाइफ स्पैन होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी सेल विल डाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम।
कुछ सेल्स होते हैं जो हाँ, कभी डिवाइड नहीं करते। destiny। यस, हर एक सेल का अपना अपना डेस्टिनी होता है। ओके, तो सेल डेथ के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एंड समटाइम्स द सेल्स शुड नॉट डाई, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनिज्म, बट समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द सेल टू डाई, ताकि कुछ अच्छा हो। तो कब उसको मरना चाहिए, कब उसको नहीं मरना चाहिए, दैट इज अगेन अ topic which will differ from one cell to another, one organism to another. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ए ह्यूमन बीइंग आवर स्किन इज एक्सपोज्ड समटाइम्स, तो कभी कट या वुंड अगर हो गया तो दैट पोर्शन ऑफ द स्किन सेल्स दे आर डेड, करेक्ट, मर सकते हैं, राइट, एंड ऑलरेडी डेड सेल्स इन आवर नेल्स एंड हेयर वी समटाइम्स ट्रिम, वी कट, राइट, even that is possible. So cell death can happen. You know something called embryonic development. इसका डिटेल्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के लेसन में देखेंगे, बट 10th में पढ़ा था कि जाइगोट बनता है, एंड जाइगोट से एम्ब्रियो से फीटस जब बनेगा, देयर इज अ सर्टेन प्लान ऑफ एक्शन हाउ इट प्रोग्रेसेस, उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त जब छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं एंड देन दे आर गिवन अ पर्टिकुलर शेप, तो उसमें एक एग्जांपल है अपने फिंगर्स। तो पहले पूरा एक ऐसा माउंड जैसा रहता है, उतना ही बन गया रहता है, उसके बाद वो बीच बीच के पार्ट को खाली करते हैं ताकि फिंगर्स दिखे। तो ऐसे जब रहेगा, सपोज देर इज नो गैप बिटवीन द फिंगर्स, ऐसा एक माउंड रहेगा, तो कैसा रहेगा अपना हाथ? इट वोंट बी इन अ यूजेबल फॉर्म ना, वी वांट द फिंगर सेपरेट। तो वो सेल्स कैसे डिवाइड करते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त फिंगर्स के बीच में जो स्पेस है उतने पोर्शन के सेल्स मर जाते हैं, तब वो फिंगर्स डिजाइन। सो नाउ दैट्स अ गुड थिंग व्हिच इज हैपनिंग। तो सेल्स मर रहे हैं इसीलिए अपने को फिंगर्स मिल रहे हैं। ऐसे इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ओके, कि मतलब सेल को पता रहता है कि कब उसको गुजरना होता है। ओके, तो इट्स लाइक द सेल इज कमिटिंग सुसाइड, सो देयर आर लाइसोसोम्स इन्वॉल्वड। ओके, एंड कुछ सेल्स क्या करते हैं ना कि कभी कभी सेल के अंदर बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया जो सेल को डैमेज कर रहा है, तो समटाइम्स द सेल विल कमिट सुसाइड। क्योंकि वो सुसाइड करेगा तो वो जो इन्फेक्शन वगैरह वहीं खत्म हो जाएगा, आसपास के सेल्स को स्प्रेड नहीं करेगा, कुर्बानी दे रहा। ओके, कि आई विल डाई अलोंग विद द पैथोजन एंड ऑल सो दैट द अदर सेल्स आर सेव्ड। तो उसके लिए सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको लाइसोसोम बोलते हैं, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, वेयर प्लानिंग इज डन कि द सेल्स विल रिमेन अलाइव टिल दैट टाइम आफ्टर विच इट विल डाई। उसके बाद वो करेंगे सेल्यूलर सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या है? मतलब ऐसे बिल्डिंग से कूदेगा वगैरह नहीं करेगा। क्या करेगा सुसाइड के लिए? उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए एंजाइम्स बनेंगे। एंजाइम्स विल स्टार्ट डिग्रेडिंग एवरी पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज सुसाइड। उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ओके, एपोप्टोसिस का मतलब है सेल डेथ which will give a benefit to the organism, programmed cell death। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है छोटा सा, बस इतना ही याद रखना, नथिंग मच, राइट। So I think that finishes with another small topic, and that is cell division, right? One more feather in our cap, है ना? कैसा लगा टॉपिक? अच्छा था। अच्छा था ना? गुड। ये एमसीक्यू के आंसर बता। ठीक है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 is Anaphase 1, ध्यान से पढ़। the connecting link, meiosis 1 interkinase, and meiosis 2, yes, answer is interkinases। meiosis 1 के बाद there is a brief resting period ना, हाँ, उसको interkinases बोलते हैं। ओके, synapsis is the pairing of हाँ,
non-homologous chromosomes. कौन सा? BB. नॉन होमोलोगस. हाँ, स्नेहा, नॉन होमोलोगस बोले थे क्या बीच में? नहीं नहीं, नॉन सिस्टर्स था. हाँ, homologous chromosome. एग्जैक्टली, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. हाँ, याद रखना है, ठीक है. हाँ. नेक्स्ट, spindle apparatus is formed during which stage of mitosis? prophase, metaphase, anaphase. Spindle apparatus is formed. Formed. So metaphase. Fine. हाँ, ओके, हाँ ठीक है, मेटाफेज. प्रोफेज में शुरू होता है बट फॉर्म्ड इन मेटाफेज. राइट, राइट, ठीक है. नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ सेल इज ऑलमोस्ट डबल्ड अप ड्यूरिंग S phase. करेक्ट, synthesis phase. How many meiotic divisions are necessary for the formation of 80 sperms? Good question. मैथमेटिक्स का यूनिटरी मेथड अप्लाई कर. Sperms are gametes. हाँ, 40. Okay, see like this. Sperms जो है वो मेल gametes है, हाँ, हैप्लॉइड. हाँ, तो 4 स्पर्म बनाने के लिए एक मियोसिस होगा. हाँ, तो 4 स्पर्म्स के लिए एक मियोसिस है, तो 80 स्पर्म्स के लिए कितना मियोसिस? 8. यूनिटरी मेथड. हाँ, 40. एक मियोसिस होगा तो 4 स्पर्म बनेंगे. हाँ, 2 मियोसिस होगा तो 8 स्पर्म बनेंगे. 8 sperms. So when 2 meiosis required for 80 sperms, so 8 sperms. So 8 how many sperms. meiosis So for 80 sperms? 20. Yes. समझा? Answer is हाँ, 20. ऐसे याद करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख. हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट इन एनाफेज 1 of meiosis 1 of a diploid cell having 20 chromosomes? Very good question. chromatids मतलब वो single chromosome ना. Yes. हाँ, तो 20 chromosome डिप्लॉइड में सेल 40. है, 20 क्रोमोसोम्स है. तो उसमें एनाफेज 1 के वक्त कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 40. डबल कैसे होगा? मियोसिस 1 Chromat. ओरिजिनल है ना. हाँ, अगर 40 होगा तो मियोसिस 2 में वापस 20 आ जाएगा, बट गैमेट्स तो हैप्लॉइड होते हैं. आंसर इज 20. 20. बट क्रोमैटिड्स मतलब वो सिंगल क्रोमोसोम ना. यस. एनाफेज 1 के वक्त नंबर विल रिमेन द सेम, हाँ, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स. ठीक है. सी, डिप्लॉइड सेल हाँ, है, 20 क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमैटिड्स डबल हो गए तो 20 हुआ. 20 इधर, हाँ, 20 दोनों इधर. ठीक है. 20. यस. In which of the following phase of mitosis chromosomes are arranged at equatorial plane? एनाफेज. हाँ स्नेहा. हाँ, मेटाफेज मेटाफेज. हाँ. Remember, no confusion. Okay, ये बहुत simple question था. हाँ, Yes. Find the incorrect statement. ये बराबर एक एक रीड करता हूँ, ट्रू एक ही फॉल्स है बता. Condensation of हाँ, chromatin material occurs in prophase. ट्रू. True. Daughter chromatids are formed in anaphase. ट्रू. Daughter nuclei are formed at metaphase.
नो। दिस इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लास्ट। था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हाँ इन ये टेलोफेज, दैट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू। लास्ट क्वेश्चन हियर, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इंटरफेस। इंटरफेस तो पूरा हो गया ना, G1 S एंड G2, हाँ, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। प्रोटीन सिंथेसिस एस फेज में होगा। एस फेज में होते हैं। सिंथेसिस है G2 फेज। एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। हाँ। ठीक है, हम्म, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं इसका भी देता हूँ। अच्छा, अभी 10 o'clock क्लास है तुझे दूसरा? मुझे नहीं 10 o'clock नहीं है। ओके ओके, देन गुड। तो अभी एक और मैं क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूं क्विकली। ठीक है, तो अभी रैंडमली सेल डिवीजन के किसी भी स्टेज का डायग्राम आएगा, यू आइडेंटिफाई विच स्टेज इट इज। ठीक है, मजा आएगा। जस्ट आइडेंटिफाई द स्टेज। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा हो गया, 10th स्टैंडर्ड का भी टॉपिक का रिवीजन हो गया। सेल डिवीजन इज नाउ वेरी क्लियर फॉर यू, है ना? तो सीईटी में इन सबसे आने के और चांसेस है। अभी वापस रेड्यूस किया सिलेबस। और रिड्यूस किया, और रिड्यूस वापस किया पोर्शन। नहीं 10th का नहीं, मतलब ये ईयर के जो 1 to 12 के स्टूडेंट्स है उनके लिए 25% 25% रेड्यूस। हॉरिबल है सीरियसली। मतलब उनका लर्निंग क्या हो रहा है ऐसे इसमें, सच में। इसलिए मतलब मैं जिसका कमिटमेंट ले रहा हूँ मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ, अननेसेसरी वाई टू लीव इट। इट्स बेटर टू लर्न, और पूरा हाँ पढ़ते हैं तो कंसेप्ट भी समझ में आता है ना अच्छे से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, बिकॉज पढ़ना है। 11th का ही फिर 12th में है ना, तो कट हाँ कर वही दिया ना, तो समझ बेसिक्स में कितना जरूरी है ना ऐसा। इसीलिए फिर मैंने कहा कि पढ़ना हो तो पूरा पढ़ो, राइट? या इट्स बेटर इफ यू जस्ट लीव अ टॉपिक कंप्लीटली, वो भी चल जाएगा। हाँ। एक मिनट। तो अभी एक के बाद एक स्टेजेस आएगा, यू आइडेंटिफाई विच स्टेज इट इज। ठीक है, तो पहले माइटोसिस का, रेडी? ऑब्जर्व केयरफुली कौन सा स्टेज है वो बताना है, राइट? बता। दिस इज हाँ हाँ, ये टेलोफेज। टेलोफेज, करेक्ट। दिस इज एनाफेज। श्योर, हाँ, ध्यान से देख। स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टेड है क्या सेंट्रोमियर नहीं से? नहीं, तो मेटाफेज। मेटाफेज भी नहीं है, तो प्रोफेज कैसे होगा? ये प्रोफेज है। प्रोफेज। हाँ, मेटाफेज मतलब दिल बी एग्जैक्टली एट द इक्वेटर, क्लियर नजर आएगा से। ओके। ये कौन सा है? हाँ, ये एनाफेज। हाँ, एंड दिस इज, तो ये मेटाफेज। हाँ अभी समझा? हाँ। ओके, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी मियोसिस। ओके, प्रोफेज 1 नहीं बोलना है, पांचों में से स्टेज का नाम बताना है। तो 1 2 जो भी है वो भी बताना है। ठीक है, मतलब वो लेक्टोजेन वो भी। हाँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस जो है उसमें से पहचानना है। ठीक है, ट्राई योर बेस्ट। ये बताओ।
ये क्या वो जाइगोटीन है। Why do you feel it is zygotine? सीधे हो गए थोड़े। You can see the pairing. हाँ Pairing. हाँ, वो दो दो दिख रहा है। हाँ, रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो सिर्फ पेयरिंग हुआ है, दे हैव कम टुगेदर, हाँ राइट? एक कॉम्प्लेक्स हाँ, बन गया है, so that is why it is zygotine. Very good, very good. Right, next. एनाफेज है हाँ, वो। पूरा होता है meiosis. मियोसिस, मियोसिस, एनाफेज वन है, मियोसिस Very वन good, का। very good. क्या बात है? Next. मेटाफेज है। Metaphase मेटाफेज 1 या वन। 2? वन। Very good. क्या बात है? Wonderful. वो दिख रहा था ना, क्लियर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना? हाँ This one. ये क्या, लेप्टिन जाइगोटीन, उसके बाद वो थर्ड क्या था? हाँ पैचे। Is it pachytene? दिख रहा है रिकॉम्बिनेशन? पैचेटिन में ये होता है। Recombination. Can you see the recombination? हाँ जॉइंट हो गए ना। So it is, पैचेटिन। ये एक्चुअली डिप्लोटीन है. रिकॉम्बिनेशन के बाद देयर इज रिपल्शन. हाँ ओके, तो तो ये वो भी। डिप्लोटीन. बट यू हैव अंडरस्टूड करेक्टली. गुड. ओके, इजी. हाँ वो क्या था? लिप्टोटीन। लेप्टोटीन. वेरी गुड. एंड ये हाँ ये वो मेटाफेज वन का है। श्योर? हाँ एक साइड में जो क्रोमोसोम जो स्मॉलर है वो पास तो मेटाफेज वाला। 2 क्यों नहीं? क्योंकि ये रिकम्बाइंड है ना। तो मेटाफेज 2 में आएगा ना, क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे ना इसके बाद. हाँ ठीक है, तो दिस इज मेटाफेज हाँ 2. हम्म, ठीक है, यहाँ पर कैसे है, सिस्टर क्रोमैटिड साथ में देखना ऊपर. हाँ तो सिस्टर क्रोमैटिड पूरा एक साइड आ जाएंगे, इसलिए मेटाफेज 1. यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड से सेपरेट होने वाले, तो मेटाफेज 2. ठीक है, हम्म, अभी समझा? हाँ ओके, तो ये प्रैक्टिस करते रहना, हो जाएगा. राइट, बट सी सारे स्टेजेस जब हम अलग से पढ़ते हैं ऑर्डर में तो समझ आ जाते हैं, बट रैंडमली कोई पर्टिकुलर डायग्राम अगर दिखाया जाए तो उसको कैसे हाँ। पहचानना है, ये प्रैक्टिस करना है. राइट, सो बट से रियल में और हार्ड होता है ना। हाँ, तो दैट्स व्हाई ये प्रैक्टिस करते रहिए तो आ जाएगा. मियोसिस थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है, और अभी कॉलेज लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि वी एक्चुअली डू इट प्रैक्टिकली. ऑनियन कहाँ का पे रूट होगा? टिप लेते हैं तो माइटोसिस कराते हैं ऐसा. एंड हाँ फ्लावर के बर्ड्स में से, एंथर्स में से निकाल कर उसका यंग स्पोरोजिनस टिश्यू देकर स्टडी करते हैं, तो वी ऑब्जर्व मियोसिस. तो वो एक अलग चैलेंज है कि पहले सेल्स को स्टेन वगैरह करके स्लाइड प्रिपेयर करके ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, हाई पावर में सर्च करो, आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है. एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विच स्टेज इट इज, बिकॉज जैसे डायग्राम में क्लियर नजर आते हैं बट एक्चुअल माइक्रोस्कोप के अंदर थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर एवरी टाइम. So then if you want to identify, it is more challenging, है ना? But it's fun. अच्छा है, प्रैक्टिकली करने मिला तो अच्छा है ना? पता नहीं है। राइट, मिलेगा ना तुम लोगों को? गॉड नोस. टेंथ का ही नहीं मिला। आई नो, कुछ नहीं मिला, ये 1.5 साल 2 साल तो बहुत बड़ा लॉस हो गया. Right. हाँ
Okay, so we have finished with cell division completely, हम्म, right? And with this, we have completed हाँ, how many lessons अभी तक? हाँ, लिविंग वर्ल्ड हो गया, सिस्टमैटिक्स हो गया, systematic ह्यूमन न्यूट्रिशन हो गया, और फिर ह्यूमन था और ये सेल और ये तो 4 4 लेसन्स लेसन तो 16 में से 4 आर डन, 12 more to go, हाँ right? Okay, good.